हम पढ़ रहे हैं वो क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि जो सबसे ज्यादा काम है, जो सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, वो उसके ह्यूमंस होते हैं। ठीक है, जो लोग वहां काम कर रहे होते हैं वो होते हैं। तो उनके अगर बिहेवियर को देख लिया जाए तो आप क्या कर सकते हैं कि आगे वो किस चीज से खुश होते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल दी थी, एक आपका दोस्त है, आपको पता चल जाता है इसको कौन सी बातें अच्छी लगती हैं, कौन सी बातें बुरी लगती हैं, तो उसका बिहेवियर आपके कंट्रोल में आ जाता है। सही है। या एक छोटी सी एग्जाम्पल दी थी कि जो हमारा एचआर डिपार्टमेंट होता है, साल बाद जब हम इंतजार करते हैं जब हमारा फिजिकल ईयर खत्म होता है, तो उसके हाथ में होता है जिसको चाहे खुश कर दे, जिसको जिसका इंक्रीमेंट लगा दिया वो खुश हो जाएगा, जिसका नहीं लगाया तो वो बेचारा उदास हो जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है वो ये तो एक छोटा सा मैंने मोटिवेशन की चीज बताई है। इसके अलावा और भी चीज होती है। हर दफा जो पे रेज है वही नहीं होती, दूसरे तरीकों से भी आप मोटिवेट कर सकते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ तक जो है कर लिया था। तो ये था एक जर्नल इंट्रोडक्शन। आज हम देखेंगे जो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, वो उसका मैनेजर होता है। सही है, आप मैनेजर कह लें, आप हेड कह लें, आप टीम लीड कह लें। सही है, तो डिफरेंट इसके नाम होते हैं, आप सुपरवाइजर कह लें। मैनेजर वो बंदा है, ये हुई थी स्लाइड नहीं हुई थी? तो मैनेजर वो बंदा होता है जिसको दूसरे बंदों से काम लेना होता है। उसके अंडर कुछ लोग होंगे और वो उनसे काम लेगा। ये बिल्कुल जो है एक आसान सी डेफिनेशन है। कोशिश मैं यही कर रहा हूँ कि बिल्कुल जो हमारे सिंपल अल्फाज होते हैं उन्हीं में बात करूं मैं। ठीक है, अगर वही मैं यही सारी इंग्लिश और ये सारी काम करूंगा तो फिर प्रॉब्लम ये आएगी कि जो चीजें बुक में लिखी हो फिर आप बुक डायरेक्ट भी पढ़ लो। अच्छा, बुक भी पढ़नी है आपने, बुक को इग्नोर मत करना। सही, जैसे मैंने बताया भी कि बुक के अंदर कोई 17 टॉपिक्स हैं आपके, तो वो जो है आप कोशिश यही करें हर वीक एक टॉपिक खुद से भी पढ़ें। सही है, तो फिर बहुत अच्छे से आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, उसको क्या कराना होता है? ऐसा बंदा जिसको दूसरों से काम लेना हो। अब दूसरों से काम लेने के लिए बहुत जरूरी है कि वो लोगों के बारे में भी जाने। ठीक है, और जैसे हमने बिहेवियर की डेफिनेशन देखी थी ना, कि एक उसकी अपनी पर्सनैलिटी होगी, एक उसकी अपनी एबिलिटी होगी बंदे की, फिर इन्वायरमेंट का क्या असर होगा उसकी पर्सनैलिटी पे या उसकी एबिलिटीज पे, या एक मैनेजर या एक ऑर्गेनाइजेशन क्या असरअंदाज हो सकती है, एक बंदे की पर्सनैलिटी चेंज कर सकती है। ठीक है, एक ये बात है ना, एक पर्सनैलिटी एक उसकी एबिलिटीज है वो चेंज हो सकती हैं, वो ग्रूम हो सकती हैं, नहीं हो सकती, दैट सी बात है, हो सकती है। तो ऑर्गेनाइजेशन का एक काम होता है कि भाई एक बंदा जब ऑर्गेनाइजेशन में आया है और कुछ सालों का एक्सपीरियंस हो जाए तो ये चेंजेस उसमें आनी चाहिए, एक्सपीरियंस उसमें नजर आना चाहिए। ठीक है, तो मैनेजर बेसिकली करता क्या क्या है? वो डिसीजन लेता है, वो रिसोर्स एलोकेट करता है, रिसोर्स दोनों तरह की। ठीक है, मैनेजर के पास जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ बजट भी होता है। ठीक है, इसी तरीके से फिर लोग भी, किन बंदों को कहाँ एलोकेट करना, ये रिसोर्स एलोकेशन में दोनों चीज आएगी, ह्यूमन रिसोर्स भी आएगी और आपकी जो कैपिटल रिसोर्स होती है, पैसा वगैरह, या जो चीजें होंगी या जो टूल्स रिक्वायर्ड होते हैं, किस बंदे को क्या चीज देनी, ये सारे काम एक मैनेजर या जो भी हेड होता है वो कर रहा होता है। ठीक है, इसके अलावा जो है कौन सा काम किस बंदे से लेना है, फिर फर्दर वो सबऑर्डिनेट बनाता है या सब मैनेजर्स बनाता है अपनी टीम के। तो कौन सा काम किसको असाइन करना है, ये नहीं कि एक काम जो उसकी, मैंने पिछले लेक्चर में भी बात किया था कि किसी की वीकनेस है आप उसको वही काम दे रहे हो, किसी की स्ट्रेंथ है उसको वो काम दे नहीं रहे हो। तो जिसकी जो स्ट्रेंथ हो ये जानना और फिर उसको वो काम देना, तभी आपके पास जो रिजल्ट है वो अच्छे आएंगे। सही है, इसी तरीके से अगर वो टीम भी बना रहा है तो टीम बनाते हुए देखेंगे कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं ऐसे लोगों की टीम बना रहा हूँ जिसमें कॉन्फ्लिक्ट आने के चांसेस हो, तो ये सारी चीजें भी उसको देखनी होती है। आगे हम रोल्स भी देखेंगे तो उसको कॉन्फ्लिक्ट की चीजें खत्म करना ये भी जरूरी होता है। अच्छा, मैनेजमेंट के फंक्शंस पहले फ्रांस में ये हेनरी साहब थे, हेनरी फ्योल नाम था आई थिंक, बुक में है नाम उनका। तो उन्होंने मैनेजमेंट के फंक्शंस दिए थे। ठीक है, उन्होंने जो शुरू में फंक्शंस दिए थे वो थे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग और कमांडिंग। सही है, लीडिंग नहीं दिया था। जो पिछले मैनेजर होते थे उनको ये बताया जाता था या वो ये समझते थे कि हमारे पास क्या है, कमांडिंग पोजीशन है, हम ऑर्डर देंगे और वो ऑर्डर के ताबे होगा बंदा। सही है, तो वो सिस्टम फिर चेंज हुआ। यानी अब जो वो चीज आई है कि एम्प्लॉय आपका, वो होता है ना, नौकर है तो नौकरी की थे नखरे की, लेकिन इस चीज को अब खत्म किया जा रहा है। यानी एम्प्लॉय है वो भी अपनी एबिलिटीज के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन का फायदा पहुंचा रहा है।
ठीक है, तो उसको भी आपने अब नौकर नहीं समझना, उसको आपने ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट समझना है, उसको ऑर्गेनाइजेशन की सिटीजनशिप देनी है कि वो भी ऑर्गेनाइजेशन को फिर ओन करे, अपना घर समझे। ठीक है, जैसे मैंने कहा भी था कि एक एम्प्लॉय आता है, आप सिर्फ देख के पता कर सकते हो उसके बिहेवियर से कि जब मैं घर से बाहर निकलता हूँ तब तो मैं लाइट्स भी ऑफ करूंगा, फैन भी ऑफ करूंगा, एसी भी ऑफ करूंगा, सारी चीजें करूंगा। लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन में मुझे एक जगह दी हुई है, वहां मैं लंच करने जा रहा हूँ या कुछ भी करने जा रहा हूँ, एसी में चलता हुआ छोड़ के जा रहा हूँ, उसका एक मतलब क्या पता चल रहा है कि मैं ओनरशिप नहीं ले रहा, मैं ये चीज नहीं देख रहा। घर में तो मैं देखता हूँ कि यार इन छोटी छोटी चीजों से भी जो है थोड़ा सा नुकसान हो सकता है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में जब मैं होता हूँ तो ये नहीं देखता, और जो ऑर्गेनाइजेशन में होता है वो ये चीजें देख रहा होता है। ठीक है भाई, तो इस चीज को नई जो चीजें आई तो वो जो कमांडिंग थी उसको चेंज किससे कर दिया गया, लीडिंग से। और एक लीडर का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है कि मोटिवेट करना, वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई जो फंक्शंस हैं, जो फंक्शंस का मतलब ये है कि ये वो काम है जो एक मैनेजर समझे कि उसके ऊपर उसके फराइज में से शामिल है ये काम। ठीक है, जो भी मैनेजर बने उसको ये सारे काम जो है आने चाहिए। ठीक है, ये उसके एक तरीके से जो है उसके फराइज हैं। क्या है कि सबसे पहले भाई आपने प्लानिंग करनी है। हमने बात ही यही की थी कि जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनती है उसका एक गोल होता है। अब गोल अचीव करने के लिए आपने क्या करना है, आपने प्लान करना है, या उस गोल को आप खुद भी बना सकते हो, या उस गोल को अचीव करने के लिए सब गोल ऑब्जेक्टिव्स ये तय करने, आउटकम्स तय करने के भाई हम वहां तक पहुंच भी रहे हैं या नहीं पहुंच रहे। ठीक है, वो कंट्रोलिंग में आएगा। ठीक है, तो किस तरीके से आपने प्लान्स बनाने हैं और कौन कौन सी एक्टिविटीज के थ्रू, कौन कौन से आउटकम्स के थ्रू वहां तक पहुंचना है, ये सारे काम जो है आपके प्लानिंग का हिस्सा होते हैं। जैसे पहले जब कोर्स पढ़ाया जाता था, एक जो चीज हुई है आउटकम बेस्ड एजुकेशन, जो तुम लोग के वॉशिंगटन अकॉर्ड के साथ जो पीसी का सारा कह लें कि साइन हुआ है एक मुआहदा, तो इससे क्या होता है कि पहले भी चीजें थी, पहले भी टीचर को पता होता था ये सारी चीजें सब कुछ है, लेकिन अब क्या हो गया कि आउटकम्स क्लियर क्लियर है, प्रोग्राम लर्निंग आउटकम एक क्लियर है, कोर्स लर्निंग आउटकम जो है क्लियर है। इस कोर्स के भी लर्निंग आउटकम मैं बताऊंगा जब थोड़ा हम आगे चलेंगे। तो इससे फिर होता क्या है कि स्टूडेंट को भी पता होता है और टीचर को भी पता होता है कि इन आउटकम की बेस पर उसको जज किया गया है। अब कोर्स में सिर्फ CGPA नहीं है, अब उसके बकायदा आउटकम होंगे कि इन चीजों में अगर एक कोर्स में उसका A+ आया भी है तो जो डिफरेंट 3 या 4 आउटकम थे उनमें उनकी क्या पोजीशन रही, सही है, कितना परसेंट उसने अचीव किया, कितना परसेंट अचीव नहीं किया। अभी शायद तुम लोग से शेयर नहीं किया जाता, या शेयर किया जाता है आउटकम का रिजल्ट। ठीक है, तो आउटकम का रिजल्ट भी अगर शेयर कर दिया जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं है, वैसे हम लोग तो सबमिट कराते हैं। और जो है, या पिछले कोर्स को तुम्हारा शायद इंस्ट्रूमेंटेशन का पढ़ा हुआ भी हो, रिजल्ट आने के बाद तो एटलीस्ट जो है आप शेयर करा सकते हैं। खैर, इसके बाद क्या करना है आपने, अब जो भी आपने प्लान किया उसको किसी ना किसी तरीके से आपने जो अचीव करना है, तो कुछ आपको ड्यूटी असाइन करनी होगी या रिसोर्स एलोकेट करनी होगी। ये क्या चीज होगी कि आपने ऑर्गेनाइज करना है। ठीक है, ग्रुप बनाने, किसको किसके साथ रखना है, किसको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, ये सारे काम किसमें आते हैं, ऑर्गेनाइजिंग में। तो ये उसको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, और यही बात है कि वो ही मैनेजर जान सकता है जिसको अपने सारे जो उसके अंडर काम कर रहे हैं उन लोगों का पता होगा। अदरवाइज जो है वो नहीं डिसाइड कर पाएगा, कॉन्फ्लिक्ट ना आने दे। लीडिंग में सबसे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो क्या होता है कि सबसे पहले तो आपने जो भी एम्प्लॉयज हैं उनको मोटिवेट रखना है। सही है, अगर मोटिवेशन डाउन होती है तो जाहिर सी बात है परफॉर्मेंस भी डाउन हो जाएगी। इसके अलावा क्या है कि जो चैनल्स हैं कम्युनिकेशन के वो कौन से यूज करने। ठीक है, इसमें आप ये एग्जांपल भी दे सकते हैं कि एक तो आपका प्रॉपर चैनल होता है ईमेल और सारी चीजें, ठीक है, जिसमें सब कुछ रिकॉर्ड भी हो रहा है। दूसरा ये होता है कि कभी कभार आप ऐसा चैनल भी यूज कर सकते हैं कि एक एम्प्लॉय काम कर रहा है या उसने अच्छा काम किया है, पर्सनली जाके उसको ग्रीट कर लिया। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे भी मोटिवेशन बढ़ती है। मैं काम कर रहा हूँ बैठा हुआ और एकदम से देखूं कि एकदम से डायरेक्टर साहब की ईमेल आ जाए कि भाई आपने ये काम किया था, बहुत अच्छा किया था, तो बंदा मोटिवेट हो जाता है। अप्रिसिएशन लेटर देते हैं हर दफा, ये नहीं कि उसको इंक्रीमेंट ही चाहिए होता है, कुछ ना कुछ पॉइंट्स में, या जो कोई ऐसा सेमिनार या कुछ हो रहा है जहाँ सारे एम्प्लॉयज जमा है वहां पे उसको अप्रिशिएट कर दिया जाए। तो ये सारी चीज है। और फिर कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करना, हम आगे इस टॉपिक को देखेंगे अभी जब हम पॉलिटिक्स, ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स को देखेंगे,
तो वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ही यही होता है कि बहुत से एम्प्लॉय ऐसे होते हैं कि टैलेंटेड बहुत होते हैं, लेकिन आपस में कुछ एम्प्लॉय का मसला हो जाता है। तो आपने ऐसे ग्रुप नहीं बनाने कि कॉन्फ्लिक्ट की वजह से मसला क्या आ जाए कि जब आप लोगों को जमा करते हैं, वही मैंने बताया था कि मैनेजमेंट में अगर आप नॉर्मल मैथ्स होते तो 2+2=4 होता है, लेकिन मैनेजमेंट में 2+2 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। दो काम करने वाले लोग हैं और जो उनकी मेंटल कोऑर्डिनेशन है वो भी बहुत अच्छी है। दोनों दोस्त हैं, उनको आपने साथ में काम करने के लिए लगा दिया, तो फिर क्या होगा, सिनर्जिकल इफेक्ट, यानी कि कुछ एक्स्ट्रा भी खुद ब खुद ऐड हो जाता है। सही है, तो 2+2 फिर वो 6 पे चला जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनका कॉन्फ्लिक्ट रहता है आपस में, लेकिन फिर भी आपने जो है जबरदस्ती उनको लगा दिया, तो फिर वहां पे क्या होगा कि वो कुछ और कहना चाह रहा होगा, वो कुछ और करना चाह रहा होगा, तो दोनों अपोजिट जा रहे होंगे, तो उल्टा जो आपको टोटल जो मिलेगा वो हो सकता है कैंसिल आउट होकर 0 भी मिल जाए। तो इस चीज को भी आपने देखना होता है। कंट्रोलिंग, जाहिर सी बात है, अब वो जो भी टास्क है जो आपने आउटकम सेट किए होंगे वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम आप देखेंगे भाई वो अचीव हुए या नहीं हुए। सही है, डायग्नोस करेंगे अचीव नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए, अचीव हुए हैं तो किन बातों पे ऐसी बातें थी जिनकी वजह से वो अचीव हुए हैं, ताकि आप उनको नोट करें। सही है, जो खूबी खामी है उनका भी नोट रखना। ये क्या किस में आता है, कंट्रोलिंग में आता है। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स डिसाइड करना, ये सारी चीजें किस में आती है, कंट्रोलिंग में आती है। कि आप वो देखें तो आपने जो सारे जो गोल जो बनाए थे, सारे ऑब्जेक्टिव बंदा बनाता है इसीलिए कि देखे कि गोल तक हम पहुंच रहे हैं तो सही डायरेक्शन में जा भी रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, ऐसे बस चलते जा रहे हैं। ठीक है, तो जो मेट्सबर्ग साहब थे इन्होंने और थोड़ा सा फिर उसके बाद हम किरदार जो अदा करना है, जो रोल अदा करना है, उसके बारे में कुछ बातें कही थी। तो इन्होंने 3 तरह के रोल्स बताए थे किसी भी मैनेजर के। एक था इंटरपर्सनल, दूसरा था इंफॉर्मेशनल और तीसरा था डिसीजनल। ठीक है, तो फिर फर्दर इन्होंने इंटरपर्सनल को किस तरीके से, यानी लोगों में लोगों से मिलना जुलना, लोगों तक किस तरह पहुंचना है, उसको उन्होंने फिर 3 फर्दर रोल्स में डिवाइड किया। पहला था फिगर हेड। ठीक है, और फिगर हेड की आज भी बहुत अच्छी ऐसी डिस्कशन हो रही थी, तो शहरोज शमी ने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी कि अगर आप कुछ पॉलिटिकल पार्टी को देखें हमारे यहाँ की, तो वहां से अगर मेन लीडर को ही निकाल दें तो पॉलिटिकल पार्टी कुछ नहीं रहेगी। तो ये पीटीआई की का फिगर हेड इमरान खान साहब है। तो ये अगर वही हट जाए और वो पता चलता है कि भाई यही बंदा है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो फिगर हेड कहलाता है। ठीक है, इसी तरीके से एक टीम है उसमें जो मैनेजर होगा वो लगे भी फिगर हेड। सही है, ये नहीं कि जो है वो उसको अपनी पर्सनैलिटी या सारी चीजें इस तरह ग्रूम करनी होगी कि वो टीम का को लीड करने वाला लगे भी। वो फिगर हेड एक साफ पता चलता है कि ये मेन बंदा है। सही है, तो इसके लिए सबसे अच्छी एग्जाम्पल जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो है कि उनके जो भी लीडर होते हैं लग रहा होता है कि ये मतलब वैसे तो वन मैन पार्टी नहीं होनी चाहिए पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन साफ लग रहा होता है अगर इनको निकाल दिया गया पार्टी में से तो पार्टी जो है बिल्कुल ही डाउन हो जाएगी। सही है, तो ये चीज होती है फिगर हेड के एक सिंबॉलिक, पूरी जो टीम होती है उसको वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, सेकंड चीज है फिर वही आगे आता है, वही सारी चीजें कर रहा होता है, वही सारे एक्शन ले रहा होता है और उसको फिर समझ भी होती है जो भी मतलब उसके अंडर जो काम कर रहा हो उसको पता हो ना हो, लेकिन उसको सारा पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो फिगर हेड है, उसी को सारे फॉलो कर रहे हैं। अगर वो गलती करेगा तो पूरी टीम भी गलती करेगी। लीडर है, लीडर में मैं हमेशा बोलता हूँ लीडिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होता है मोटिवेट रखना लोगों को। अगर आप मोटिवेट नहीं रखेंगे लोगों को, वो कमांड वाला सिस्टम चला गया। एक बंदा वो जो आप देखते होंगे अगर वो पुरानी इजिप्शियन मूवीज हो, एक बंदे ने हंटर लिया हुआ वो मारे चले जा रहा है, वो ये दौर अब खत्म हो रहा है। लीडर ने काम नहीं करना, लीडर ने मोटिवेट करना है। सही है, एक मोटिवेट हुआ एम्प्लॉय ज्यादा अच्छा काम करता है, या देखा भी जाएगा कि सिनेरियो के हिसाब से जो एक मजबूर हुआ एम्प्लॉय होता है। ठीक है, तो मोटिवेट हुआ क्या होता है, वो आजाद होता है, वो अपनी मर्जी के डिसीजन ले सकता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के फायदे के लिए भी हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा लाइजन है। लाइजन क्या होता है, नेटवर्क बनाता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन का दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। जल्दी खत्म करते हैं इसको। इंफॉर्मेशनल में क्या आ जाएगा, जो भी इंफॉर्मेशन है उसको जो है मॉनिटर करना। सही है, क्या कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आ रही है, डायग्नोज वाले पार्ट में भी आएगी, उसको भी आप फंक्शन के साथ भी इसको लिंक कर सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, डिसेमिनेटर, कौन सी इंफॉर्मेशन कहां किसको पहुंचानी है। ठीक है, अब हर इंफॉर्मेशन हर किसी को बताने की नहीं होती, कौन सी इंफॉर्मेशन किसके काम की है वो उसको पहुंचा देना।
स्पोक पर्सन कहीं पे जब जरूरत पड़े तो अच्छा, ये भी चीज थोड़ी सी, फिगर हेड का काम भी यही होता है कि वो साथ में जो आपका स्पोक पर्सन होता है वो भी होता है। ठीक है। डिसीजन, डिसीजन में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो एंटरप्रेन्योर के और भी होते हैं, आपको ये लगता होगा जो अपना बिजनेस स्टार्ट कर दे, ये नहीं, जो एंटरप्रेन्योर का सबसे मेन चीज होता है कि नई इनोवेशन लेके आना। कहाँ पे ऐसी जरूरत है कि आप पुरानी चीज को छोड़ के एक नई चीज आनी चाहिए, तो इस तरह का जो काम है वो एंटरप्रेन्योर करता है। ठीक है। अपॉर्चुनिटी को देखे और वहां पे वही होता है ना कि मौका मिला है तो वो चौका मारे, ये नहीं कि बैठा रहे। तो एंटरप्रेन्योर्स की जो असल जो शुरू में डेफिनेशन आई थी वो ये आई थी, फिर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया। जो छोटे छोटे बिजनेसेस करता है उसको कहते हैं, लेकिन जो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहा है तो वो क्या देखता है, एक नई अपॉर्चुनिटी जैसी ही मिलती है उसको, या इनोवेशन का चांस मिलता है उसको मिस ना करे। ठीक है। तो और ये डिसीजन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि कहाँ आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आपको सारे वो करना है। इसके बाद वही कि अगर कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, डिस्टर्बेंस कहीं पे आ रही है, किस वजह से आ रही है, क्यों आ रही है, भाई क्या कॉज है, अगर आप छोड़ देंगे तो फिर वो बढ़ती चली जाएगी। इसकी वही एग्जाम्पल है कि कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन में लेबर यूनियंस भी होती है। ठीक है। फिर वो पॉलिटिकल पार्टी के साथ भी कुछ उनका लिंक होता है, तो यहाँ उन वहां पे तो और मुश्किल होता है इस चीज को देखना कि वहां पे अगर लेबर यूनियन वगैरह में अगर जरा सा भी मसला आया, डिस्टर्बेंस आई, तो मसला हो सकता है। इसके अलावा रिसोर्स एलोकेटर है, वो हम पहले ही बात कर चुके हैं कि जो भी चीज है, दोनों रिसोर्सेज, चाहे कैपिटल हो चाहे ह्यूमन हो। निगोशिएटर, अगर भाई कहीं आपने किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में या कोई ऐसी चीज है आप नहीं करना चाह रहे हो और लीगली भी कोई मसाइल आ रहे हैं या दूसरी चीजें आ रहे हैं, तो बाहर जाके अपने पॉइंट को समझाना, सही है, निगोशिएट करना। किसी दूसरी पार्टी से वो रॉ मटेरियल खरीद रहा है तो उसके प्राइसेस कम करवाना है, दूसरी चीजें कराना, या कोई जो उसके क्लाइंट है उसको समझाना कि हम ये नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं या दूसरी चीजें कर रहे हैं, तो वो पहले से किसी से खरीद रहा है तो उससे बात करना। तो ये सारी चीजें किसमें आती हैं, निगोशिएशंस में। ठीक है। अब स्किल्स क्या होती हैं, स्किल्स वही है कि कुछ स्किल्स वैसे भी होती हैं लोगों में और कुछ को ग्रूम किया जाता है। तो तीन तरह की स्किल्स होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट तो है टेक्निकल स्किल्स, या वो जिस शोबे में है, टेक्निकल का मतलब ही नहीं, इंजीनियरिंग में तो जाहिर सी बात है हम टेक्निकल की बात करेंगे, मतलब जो उसकी फील्ड है उस फील्ड की नॉलेज उसको होनी चाहिए। उस फील्ड की नॉलेज ही नहीं होगी तो ऑर्गेनाइजेशन में जाहिर सी बात है उसकी एंट्री नहीं होगी। सही है। तो एंट्री लेवल पे तो सबसे इंपॉर्टेंट यही होती है कि जो आपकी फील्ड है उसकी नॉलेज हो। भैया आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, आपको टेक्निकल नॉलेज होगी तभी आपको कोई इदारा लेगा ना। सही है। उसके बाद नेक्स्ट कौन सी आती है, ह्यूमन स्किल्स। उसके बाद आपकी प्रमोशन होगी। पहले आप किसी के अंडर काम कर रहे थे, अब आपके अंडर लोग काम करेंगे। अब आपके अंदर ये जो हम पूरा कोर्स पढ़ इसीलिए रहे, ह्यूमन स्किल, लोगों के साथ किस तरीके से, ये वो पूरा कोई बिहेवियर ही आ गया आपका कि लोगों के साथ वो किस तरीके से लोगों को लेकर चलता है, वो लीड कर सकता है नहीं कर सकता, ये ह्यूमन स्किल्स होगा। तीसरे नंबर पे तो फिर जो सबसे ऊपर हाई लेवल पे आती है, जब हाई लेवल मैनेजमेंट जाता है, वो हो जाती है कॉन्सेप्चुअल स्किल। सही है। वो वही बात है कि ये फिर सारा आ जाएगा कि डिसीजन किस टाइम पे लेना है, और जाहिर डिसीजन फिर हायर अथॉरिटी ही लेती है कि कब जो है आपने कौन सा फैसला लेना है, ये कहलाती है कॉन्सेप्चुअल स्किल। तो अगर हम जो है मैनेजमेंट की हिरारकी देखें कि तो होता क्या है कि जो बिल्कुल लोअर लेवल पे मैनेजर्स जाते हैं, ठीक है, जो बिल्कुल लोअर लेवल होता है ऑर्गेनाइजेशन का, वहां पे सबसे ज्यादा तुम देखो कौन सी जरूरी क्या होती है, आपकी टेक्निकल स्किल। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट होता है आपका, क्या होता है वो बताया गया, ह्यूमन स्किल। लेकिन अगर आप देखें ह्यूमन स्किल्स क्या है, तीनों लेवल की मैनेजमेंट में क्या है, बराबर है। सही है। ऐसा नहीं है कि आप किसी ऊपर लेवल पे पहुंचे या टॉप मैनेजमेंट पहुंच गए तो आपको लोगों की समझ ना हो। लोगों की समझ होना क्या है, सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है। और कॉन्सेप्चुअल में आप देखेंगे, कॉन्सेप्चुअल शुरू में भले ही कम से कम हो, लेकिन जब बिल्कुल टॉप मैनेजमेंट में बंदा जाता है तो कॉन्सेप्चुअल स्किल्स उसकी सबसे ज्यादा। ठीक है। अच्छा, लूथन साहब ने एक कह लें कि डाटा इकट्ठा किया था, आपकी बुक में एक केस स्टडी मौजूद है, कोई तकरीबन 500 मैनेजर्स का, और उन्होंने ये देखा था कि कौन से ऐसे मैनेजर्स हैं। पहले तो ये देखा था कि जो एक वो मैनेजर हो गए जो अपनी पोजीशन पे ही रहते हैं, सही है। एक होता है कि जो कामयाब हो रहा है, यानी जिस टाइम पे एक्सपेक्ट किया जाए कि ये प्रमोट हो जाएगा, मतलब प्रमोशन से ही देखा था कि कौन कितनी जल्दी प्रमोट हो रहा है। और एक होता है कि अपने टेन्योर से पहले ही, मतलब एक एक्सपेक्टेशन होती है कि इतना टाइम उसको लगेगा प्रमोट होने में, उससे पहले होगा, तो उसको उन्होंने कहा कि इफेक्टिव मैनेजर। सही है।
तो उसके लिए उन्होंने देखा कि वो किस तरह की मैनेजमेंट करते हैं। एक तो है आपकी वही ट्रेडिशनल मैनेजर जो सबसे ज्यादा टाइम लगाते थे वो डिसीजन मेकिंग में, प्लानिंग में और कंट्रोलिंग में, इसके ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं। उसके बाद दूसरी चीज आती है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या है कि प्रॉपर चैनल के थ्रू, प्रॉपर नेटवर्क के थ्रू वो सारे काम कर रहे होते हैं। तीसरा है ह्यूमन रिसोर्स, यानी कि लोगों को किस तरीके से इस्तेमाल करना है, मोटिवेट रखना है, सारी जो आप कह लें कि या लीडरशिप क्वालिटीज देख लें। और चौथी नेटवर्किंग। अच्छा, नेटवर्किंग ये है वो सोशलाइजिंग वाली, ठीक है। इसमें आप ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स का भी जो है रोल अदा कर सकते हैं, मतलब उसको भी इंक्लूड कर सकते हैं कि एक बंदा काम भले ही नहीं कर रहा लेकिन लोगों से सलाम दुआ बड़ी अच्छी है उसकी, टॉप की मैनेजमेंट से, इधर उधर की मैनेजमेंट से, मतलब सिंपल अल्फाज में ये। तो इस तरह से उन्होंने देखा, फिर देखा कि इन चारों में से किस चीज पे जो ज्यादा काम करता है वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो एवरेज जो मैनेजर है, जो एवरेज मैनेजर का मतलब ये बस वो काम करे जा रहे हैं, प्रमोशन भी नहीं मिल रही उनको, कुछ नहीं, बस अपना काम चलता जा रहा है उनका, तो उनको उन्होंने देखा कि वो जो है वो ट्रेडिशनल चीजों पे काम करते आ रहे हैं और वो नहीं आगे बढ़ पा रहे। तो ये एवरेज मैनेजर का मतलब यही है। उसके बाद सक्सेसफुल देखे, सक्सेसफुल वो लोग थे जिन्होंने जो एक्सपेक्टेड टाइम था उस पर अपनी प्रमोशन हासिल कर ली। तो आप देखें वो किसके ऊपर काम कर रहे थे, सही है, वो क्या हो रहे थे, वो सोशल हो रहे थे, इधर उधर सबसे बातचीत करके रखना। वो जाहिर सी बात है फिर जब आप ये करके रखते हैं, और ये अमेरिका की जो उन्होंने डाटा इकट्ठा किया था, अमेरिकन का किया था, पाकिस्तान का नहीं हुआ, लेकिन वहां पे भी ये चीज सामने आई कि जो सोशल ज्यादा रहते हैं या जो ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिटिक्स में ज्यादा इंटरफेयर कर रहे होते हैं उनकी भी प्रमोशन हो जाती है टाइम पे। लेकिन इफेक्टिव कौन थे, सबसे ज्यादा काम किस पे कर रहे हैं, थ्रू प्रॉपर चैनल कर रहे हैं सारा काम। कम्युनिकेशन का मतलब यहाँ पे यही बताया गया है कि थ्रू सारा काम उनका प्रॉपर चैनल के थ्रू हो रहा है, यानी जो काम जिस चैनल के थ्रू करना चाहिए वो उस तरीके से कर रहे हैं। और सेकंड अगर देख लो तो 26% वो ह्यूमन रिसोर्स पे काम कर रहे हैं। एक तो प्रॉपर चैनल और दूसरा काम क्या कर रहे हैं, वो ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये अब वही बात है कि ये चीजें जो है चेंज भी हो सकती हैं, जरूरी नहीं है कि ये जो है सारा एक ही तरह रहे। कल्चर चेंज होगा आपका, की कंट्री चेंज होगी तो ये सारी चीजें भी चेंज हो सकती हैं। तो अगर हम बात कर लें, वही हमने शुरू में भी की थी कि एक कमांडिंग से किस तरफ गए हैं हम लोग, लीडिंग वाले पे, तो वही चेंज आया है पिछले मैनेजर्स में और अब के मैनेजर्स में। पहले के मैनेजर क्या करते थे, ऑर्डर देते थे, प्रिविलेज होते थे, ठीक है। अब के क्या है, अब के लोग फैसिलिटेट करते हैं, आपके जो मैनेजर होते हैं। लर्निंग और नॉलेज जो है उनकी क्या होती थी, एक बार एक चीज सीख के बैठ गए बस। अब क्या हो रहा है, एक्सपीरियंस बढ़ता चला जा रहा है और वो बढ़ जाते जा रहे हैं। अब क्या हो रहा है कि आपको लाइफ लॉन्ग लर्निंग करनी है। अगर आपने जो है पढ़ना छोड़ दिए तो अब ऐसा नहीं है कोई यंग होगा वो आपको रिप्लेस कर देगा या आपसे आगे निकल जाएगा, ठीक है। तो अब एक्सपीरियंस के साथ पढ़ना भी जरूरी है। पढ़ने का मतलब ये नहीं कि डिग्री ही जमा करते हैं, पढ़ने का मतलब ये है कि वो अपनी नॉलेज को एनहेंस कर रहे हैं किसी भी चैनल के थ्रू, सही है। कंपनसेशन या कह लो कि जो फवायद मिलते थे, ठीक है, वो पहले क्या होते थे कि कौन बंदा जो है कितना टाइम दे रहा है, ये देखा जाता था कि भाई ड्यूटी आवर्स इतने इतने ज्यादा किए हैं, इसका रैंक कौन सा है, और जो वो है ना कि बिजी कितना लग रहा है। अब क्या हो रहा है कि भाई वो रिजल्ट क्या दे रहा है, सही है। अब ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज्यादा कर दिया गया कि आपको अगर सूटेबल लग रहा है, बल्कि अब तो हो भी गया वर्क फ्रॉम होम, कि आप अगर कम टाइम दे रहे हैं लेकिन वो रिजल्ट निकाल के दे रहे हैं, तो फिर लोग ये नहीं देख रहे कि बैठ क्यों रहा है। अच्छा, इसमें एक वही बात भी है कि अगर एक बंदा ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा टाइम भी बैठता है तो अब इसको नेगेटिव लिया जाता है, अब इसको पॉजिटिव नहीं लिया जाता कि भाई तुमसे काम नहीं हो पाया इसलिए बैठ गए हो तुम यहाँ, तो सही है। या क्या मसला है कोई ऐसा, जिसे मैंने पहले भी बताया था ना कि वर्क लाइफ कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं चल रहा, घर ही नहीं जा रहा, ये 10-10 घंटे यहीं बैठ रहा है, ठीक है। तो वैसे पाकिस्तान में चाहे इसको अच्छा समझाए, लेकिन जो तरक्की याफ्ता ममालिक है वहां अब इस चीज को अच्छा नहीं समझा जाता कि एक बंदा ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी क्यों बैठा हुआ है, ठीक है। इसके बाद जो है इन्फ्लुएंस, पहले क्या होता था कि पहले जो एक अथॉरिटी थी वो ही करती थी। अब क्या है कि जिसकी नॉलेज और टेक्निकल इंटरपर्सनल स्किल्स अच्छी होंगी उसको जो है चांस आगे मिलता है आगे बढ़ने का, ठीक है। इसके अलावा और भी चीजें, तुम लोग थोड़ा सा बोर भी हो रहे हो कि डिसीजन मेकिंग स्टाइल क्या होता था, और इथिकल कुछ ऐसा काम है वो पहले देखा था जब हो जाता था, उसके बाद देखा जाता था ये क्या हो गया। अब क्या पहले से ही देखा जाता है कि कोई अनइथिकल काम ना हो, और इसी तरीके से जो है पहले आपस में मुकाबला करा दिया जाता था मैनेजर का, अब क्या होता है कि अब कॉपरेट करते हैं और ये सारी चीजें हैं। और पहले चेंज को, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यही है कि पहले चेंज को रेजिस्ट किया जाता था, अब आपको
चेंज को एक्सेप्ट करना होता है और फैसिलिटेट करना होता है। तो ये वो लेक्चर था जो कि पहले ही लेक्चर में कंप्लीट हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हो पाया था। और अभी हमारे पास कितना टाइम है? 9:05 हो, सॉरी, कब तक चलती है क्लास? 10 तक चलती है, तो भी तो ठीक ठाक टाइम है हमारे पास। सही है, तो अब एक और इम्पोर्टेंट पार्ट कि थोड़ा सा हम डिस्कस कर लें, और आज भी यही है कि ये अभी इंट्रोडक्शन ही चल रहा है। सही है, इंट्रोडक्शन इसलिए इतना लंबा हो रहा है कि जो हमारी जो बेस है वो क्या बने, स्ट्रांग बने, ताकि फिर जो है हम इस पे अपनी पूरी जो कोर्स की इमारत है वो खड़ी कर सकें। तो अभी भी ये चीज है, यानी पहले हमने देखा था कोर्स के बारे में इंट्रोडक्शन, फिर जो एक इंपॉर्टेंट पर्सन होता है मैनेजर, उसके बारे में अब तीसरा ऑर्गेनाइजेशन। सही है, वैसे ऑर्गेनाइजेशन हम पहले भी पढ़ सकते थे। तो अब ऑर्गेनाइजेशन क्या चीज होती है हमने पहले भी जो है पढ़ा था सबसे शुरू में, कि क्या होता है, लोग मिलके ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं एक खास गोल को अचीव करने, ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस ये चलती रहती है। ये नहीं कि आज बैठे उसके बाद एक हफ्ते बाद गए, उसके बाद एक महीने वो लोग बैठ के काम कर रहे, नहीं, कंटिन्यूअस बेसिस पे आपको वो काम करना है कोई खास गोल को अचीव करने के लिए, किसी खास काम को करने के लिए। ठीक है, और क्यों बनती है? जाहिर सी बात है कि इंडिविजुअल जो है अकेले अकेले रह के काम नहीं कर सकते, ह्यूमन जो है वो सोशल एनिमल है, साथ मिलकर काम करता है तो प्रोडक्टिविटी नजर आती है। कुछ मजबूरी भी होती है। सही है, जैसे आपको अब फर्ज करें फूड की और इंडस्ट्री नहीं होगी तो खाने वगैरह को नहीं मिलेगा, शुगर को प्रोसेस होके आना है आपके पास, चीनी वरना नहीं मिलेगी, आटा आना है, ये सारी चीजें आनी है। इसी तरीके से कुछ सर्विसेज हैं, हॉस्पिटल, पुलिस, या इस तरह की चीजें भी जरूरी हैं। ठीक है, अगर ये नहीं होंगी तो वो ये कि फिर मसला होगा। तो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन बनती इसी तरीके के लिए कि जाहिर सी बात है एक नेसेसिटी है, उसलिए भी आपने बनाना है और लोगों ने मिलके काम करना है। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन भाई क्या होती हैं? जो चार चीजें हर ऑर्गेनाइजेशन में होनी चाहिए, क्या होती हैं? सोशल एंटिटीज होती हैं, गोल ओरिएंटेड होती हैं। सबसे पहले किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के इंट्रोडक्शन में, यूआईटी का भी आपने प्रोस्पेक्टस लिया हो, सबसे पहले उसका गोल, विजन, मिशन, ये सारी चीजें लिखी हुई होंगी। मैंने कहा भी था पढ़ना उसको, पता नहीं तुम लोगों ने पढ़ा या नहीं पढ़ा, ऑब्जेक्टिव भी है, सारी चीजें लिखी हुई है प्रोस्पेक्टस में। सही है, और मतलब ये नहीं होता कि ऐसी खुद ब खुद बन गई। सही है, बनाई जाती हैं, स्ट्रक्चर प्रॉपर तरीके से इनको किया जाता है, क्या डिपार्टमेंट्स होंगे, क्या चीजें होंगी, बल्कि अब तो रूल्स हैं कि ये डिपार्टमेंट होने चाहिए, नहीं होंगे तो फिर वो जो है जो अथॉरिटीज होती हैं वो एक्शन लेती हैं कि ये सारे डिपार्टमेंट क्यों नहीं है। और उसके बाद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से लिंक होती हैं। ये नहीं कि भाई एक चीज चल रही है चलती चली जा रही है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जाहिर सी बात है लिंक होगी। क्यों? क्योंकि उसका इनपुट भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से आएगा और उसका आउटपुट भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जाएगा। अभी हम देखेंगे, अभी लोग हो गए, रॉ मटेरियल हो गया, ये सारी चीजें कहाँ से आएंगी? बाहर से ही आएंगी ना। ठीक है, इसके अलावा फिर जब वो अपनी प्रोडक्ट दे रही है या सर्विसेज दे रही है, वो भी क्या करेगी? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को दे रही है। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से लिंक होना, और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस आएंगे तो वो चेंजेस उस ऑर्गेनाइजेशन पे भी आएंगे। कोविड हुआ तो उसका चेंज जाहिर सी बात है, आपने देखा कि हम अगर यूआईटी की बात करें तो आया, पूरा जो हमारा जो एक स्ट्रक्चर था वो हमें, या जो एक प्रोसेस था वो पूरा चेंज करना पड़ा। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या क्या है ऑर्गेनाइजेशन की? और बहुत सारी हो सकती है ऐसी, आपके सामने 6 लिखी हुई है। एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, हॉस्पिटल्स है, मिल्स है, स्टील मिल हो सकती है, पेपर मिल हो सकती है, कोई भी मिल हो सकती है, गवर्नमेंट की एजेंसीज है। ठीक है, इसके अलावा आपके जो है स्टोर्स हो गए, चाहे इलेक्ट्रिक स्टोर हो, ग्रोसरी स्टोर्स हो, और जो आपके शॉपिंग मॉल्स हो गए, ये भी ऑर्गेनाइज, इम्तियाज और ये चेज वगैरह, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एदी, शीपा, ये इस तरह की ये सारी चीजें क्या है? आपकी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो क्या है कि एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट, और वही लोग, मतलब ऐसा नहीं है कि जो लोग एनजीओज में रखे गए उनको मिल्स में भी आप अगर लगा दें तो सही काम करेंगे। ठीक है, तो हर किसी की एबिलिटी के हिसाब से ही आपको वो उन लोगों को रखना है उसमें, और हर किसी का जो पर्पस है वो चेंज हो सकता है, गोल चेंज हो सकता है। सही है, तो आप देखें जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, वो क्या क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट ब्लॉक्स भी आप कह सकते हैं, वो क्या क्या होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि भाई बनी किस लिए? ठीक है, किस लिए बनाए गए वो सबसे उसके इंपॉर्टेंट है। उसको आप टास्क कह लें, उसका आप मिशन, पर्पस, गोल, कुछ भी कह सकते हैं कि वो बनी किसके लिए। अब ये भी जो पिछली है, अब इन सबका अलग अलग मिशन होगा ना। एजुकेशन इंस्टीट्यूट का क्या मिशन होगा, गवर्नमेंट एजेंसीज का, पुलिस का कुछ और हो सकता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से, फिर एक स्टोर खुला है वो उसका कुछ और होगा, मिल्स एक खुली है, या हॉस्पिटल, इन सबके जो गोल्स और पर्पस है वो अलग हो सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जाहिर सी बात है, वो क्या, लोग कौन चलाएंगे उसको?
लोग चलाएंगे, सही है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है स्ट्रक्चर क्या बनेगा। अब लोग तो आ गए, अब लोगों को काम करने के लिए उनके स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे, आपको ग्रुप बनाने पड़ेंगे, सही है। ग्रुप के बाद आपको डिपार्टमेंट बनाने पड़ेंगे। अच्छा, एक इंडिविजुअल है, उसको भी स्ट्रक्चर करना है, किस बंदे को क्या टूल प्रोवाइड करना है, क्या जगह देनी है, सही है। उसको कंप्यूटर देना है या नहीं देना, उसको रूम देना है, उसको क्यूबिकल देना है, क्या चीज देनी है। फिर डिपार्टमेंट बनना है, डिपार्टमेंट बनने तो ये जो डिपार्टमेंट वाइज चीजें होती हैं, बड़ी बड़ी चीजें, उनको कहा जाता है मैक्रो लेवल की स्ट्रक्चरिंग। और माइक्रो लेवल पे के इंडिविजुअल को आप देख रहे होते हैं, इंडिविजुअल को क्या क्या चीजें प्रोवाइड कर रही होती हैं, ये होती है माइक्रो लेवल। और ग्रुप्स को जो चीजें प्रोवाइड करते हैं वो मैक्रो लेवल होते हैं। उसके बाद तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, कौन सी वो टेक्नोलॉजी यूज करेगी। टेक्निकल चीजें जो भी ऑर्गेनाइजेशन हो, विदाउट टेक्नोलॉजी तो काम नहीं कर सकती ना। और फिर यही बात आती है, इसमें वो चीज नहीं रखी हुई, कि लोग और टेक्नोलॉजी मिलके क्या बनाते हैं, प्रोसेस, सही है। लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे तो वो चीज क्या कहलाएगी, प्रोसेस कहलाएगी। ठीक है, तो अगर हम देख लें तो एक ऑर्गेनाइजेशन की बाउंड्री आ गई जहां पे वो बनी है, बाहर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, और आप देख रहे हैं इनपुट भी कहां से आ रहा है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, लोग भी बाहर से आएंगे। स्टेक होल्डर हो सकता है, पैसा भी बाहर से आ रहा हो, सही है। अब जैसे ये कोर्सेज या मैनेजमेंट के कोर्सेज तुम लोग पढ़ा करो, तो मैं ये कहूंगा कि तुम लोग साथ में जो मूवीज होती हैं बिजनेसमैन के ऊपर या मैनेजमेंट के लोग के ऊपर, या जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशन खड़ी की, उनके ऊपर जो मूवीज है वो देखा करो। उससे तुम्हें जो है, एक जो बुक की केस स्टडी है वो पढ़ने से बेहतर है कि तुम जो है कोई मूवी देख लो या कोई सीरीज ऐसी देख लो। तुम्हें बहुत सी ऐसी बातें पता भी चलेंगी, जाहिर है तुम सारी चीजें पढ़ भी रहे होगे तो तुम्हें बहुत सी टर्म्स भी सीखने को मिलेंगी। जैसे एक और मूवी है, गुरु, एक मूवी आई थी जो उनके इंडिया के हैं, अंबानी, धीरू भाई अंबानी, जिन्होंने टाटा बनाई, उनका आया, उनका पूरा है कि वो किस तरीके से किया उन्होंने ये सारा काम। टर्की से वो ऑयल लेके आते थे, क्रूड ऑयल, इंडिया में उस वक्त नहीं था, वो बेचा। उसके बाद फिर दूसरा काम करना था, लेकिन पैसे नहीं थे, पैसे हमेशा उन्होंने चंदा करके लिए। लोगों को बोला भाई आप मुझे पैसे दो, मैं एक कंपनी खड़ी कर रहा हूँ, मैं उस पैसे के बदले आपको शेयर दे रहा हूँ। तो वो जाहिर सी बात है कम्युनिकेशन स्किल्स थी कि अपनी कम्युनिटी में जाना, उनसे पैसे लेना और पैसे के बदले उनको शेयर देना। लोग भी कि चलो कुछ नहीं, हमें शेयर मिल रहा है, ये समझाना उनको। अब वही जिन्होंने उस टाइम शेयर लिए थे वो लोग भी अब अरबपति हैं या ठीक ठाक पैसे वाले। तो ये चीजें जब तुम देखोगे तो एक समझ में आती है कि हाँ किस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन बंदा खड़ा करता है, या जो जो भी सारी चीजें किस तरीके से उसको आगे लेके चलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अंदर बाउंड्री में क्या क्या चीजें, वही चार चीजें, टास्क, स्ट्रक्चर, लोग और टेक्नोलॉजी। और लोग और टेक्नोलॉजी मिलके प्रोसेस भी बनाते हैं। इनपुट क्या क्या होता है कि जो भी रॉ मटेरियल है, जो भी चीज है उसके पास आएगी, पैसा, लोग। आउटपुट क्या होगा, वो कोई ना कोई प्रोडक्ट बना रहा होगा और सर्विसेज होगी। अब ये जो है, जो हमने कहा था ना एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से लिंक होना जरूरी है, वो क्या चीज थी कि बाहर क्या होंगे उसके, वो भी देखना है कि कॉम्पिटिटर कितने, फिर कुछ यूनियंस होंगी, कुछ जो है अथॉरिटीज होंगी, उनको भी देखना होगा। ये नहीं कि रूल्स एंड रेगुलेशन कुछ और आप अपना लगे पड़े हो, ठीक है। तो ये भी आपको देखना पड़ेगा, क्लाइंट्स, ये सारी चीजें, ठीक है। या पाकिस्तान में तो सिंपल सी बात करोगे तो इन सबसे आपको एक सेटिंग बनानी होगी, अदरवाइज जो है आपकी ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल सकती। तो ये है कि आपको इतना एक्टिव होना होता है। और जो खासतौर पर इस तरह की कंट्री होती है, वहां तो आपको दूसरे तरीके भी देखने होते हैं। सारी चीजें बाय बुक चलते गए तो वो भी कहने को कह देगा कि मैं बाय बुक चलता हूँ, लेकिन पाकिस्तान में तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी नहीं होगी जो बाय बुक चलती हो, कुछ ना कुछ। और ये बात हम कर चुके हैं कि एक अकेला बंदा जो है वो काम नहीं करता, जब वो लोगों के साथ होता है तभी वो काम करता है। अच्छा, ये थोड़ा बाद में देखेंगे हम। अच्छा, ये वही है, एक साइकिल है आपकी ऑर्गेनाइजेशन की, कि क्या होता है कि सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन इनपुट लेता है, इनपुट में क्या क्या आ जाएगा। कोई भी, अगर वो फर्ज करो एक प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, वो कोई भी रॉ मटेरियल उठाएगी, हर को कपास को कन्वर्ट करेगी वो कपड़े में, तो उससे क्या होगा कि वो रॉ मटेरियल लेगी, उसके बाद उस पर पैसा इन्वेस्ट होगा। पैसा बहुत, एक आदमी का भी हो सकता है, सेठ साहब का, या बहुत सारे लोगों का हो सकता है जो आप शेयर दे देते मार्केट में, ठीक है। इसके बाद जो है ह्यूमन रिसोर्स होगी, लोग होंगे, और इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज होगी। ये सारा क्या होगा, इनपुट होगा। या इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज भी किसकी होगी, वो लोगों की ही होती है, ठीक है। उसके बाद जो है, या जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से आ रही होगी। अब आप एक ऐसी जगह पे इंडस्ट्री लगा रहे हैं, उसको उस चीज की जरूरत ही नहीं है,
ठीक है, तो ये भी देखना होगा कि हम फजूल में कर रहे हैं या किसी और कंट्री को हमने सप्लाई करनी है चीजें, तो जिस चीज की जरूरत हो वही चीज बनाएंगे ना। इसके बाद क्या होता है कि अब प्रोसेस आ गया। प्रोसेस में क्या क्या चीजें आएंगी, मशीन्स आ गई, कंप्यूटर आ गए, ह्यूमन एबिलिटी और स्किल्स आ गई। यही मैंने कहा कि प्रोसेस में क्या चीजें आती हैं, आपकी टेक्निकल और ह्यूमन की स्किल्स मिलके ही प्रोसेस बनाती हैं। उसके बाद क्या होगा, आउटपुट आएगा। यही हो गया ना, ये नॉर्मल उसमें भी क्या होता है कि आप इनपुट देते हैं, प्रोसेस होता है, वो आउटपुट होके आ गया। आउटपुट आ गया, आउटपुट आपकी क्या हो सकती है, जो प्रोडक्ट आपने बनाई है वो हो गई। आप सर्विस प्रोवाइड करने वाला इदारा है, हॉस्पिटल है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, उसकी क्या सर्विस। डिविडेंड्स क्या प्रॉफिट आया। अब ये थोड़ी है सिर्फ सर्विसेज या वो करने के लिए जितने पैसे की बनाई थी उतने पैसे का प्रोडक्ट आ गया, प्रॉफिट इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद स्टेक होल्डर्स को क्या फायदा हुआ। सही है, स्टेक होल्डर्स भी हम देखेंगे कौन कौन लोग होते हैं। एक तो सबसे मेन स्टेक होल्डर्स वही होगा जिनका पैसा लगा हुआ है। सही है, वो सबसे बड़ा फायदा उठा रहे हैं। दूसरे क्या होगा, वर्कर भी होगा, जो काम कर रहे हैं वो भी तो फायदा ही उठाने के लिए काम करते हैं ना, जॉब जो कर रहा होता है वो। इसके बाद आपको क्या करना होता है, अब आपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट देखना होता है, जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट, जो आप कह लो जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, जो हमने 4 साइकिल्स भी देखी थी लास्ट लेक्चर में, ये भी उससे रिलेटेड है कि अब आपने बाहर देखना है कि अब आपका, आपने कस्टमर से ही पूछना है कि भाई वो सेटिस्फाई हुआ या नहीं हुआ। सही है, मार्केट में इसको शेयर दिए हुए या शेयर की मार्केट स्टॉक एक्सचेंज में क्या गई, आपने उसको भी हाई रखना है। सप्लायर्स है वो एकदम से ये तो नहीं है कि आगे आगे की सप्लाई करनी है, आपने नेक्स्ट प्रोडक्ट बनाना है तो। सही है, इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटर है, डिस्ट्रीब्यूटर भी अब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों, क्योंकि एक कंट्री में बन रहा होता है दूसरी कंट्री में नहीं होता। जैसे आपने एक देखा होगा, एक परफ्यूम है फॉग, बनता वो कहाँ पे, लगता होगा आपको प्रोडक्ट वो कहाँ की है। सही है, लेकिन वो इंडिया की नहीं है, देखना गौर से। वो बनता यूएई में, लेकिन उसके डिस्ट्रीब्यूटर कौन है, इंडियंस है। ठीक है, तो वो ऐसा लगता है जैसे उन्हीं की प्रोडक्ट है शायद। और वो एक अजीब सी चीज है कि अगर यूएई में बनना है तो ये ऐसा क्या मसला है कि पाकिस्तान डिस्ट्रीब्यूशन ले ले। ठीक है, लेकिन फिर वही मसला आएगा, पाकिस्तान डिस्ट्रीब्यूशन लेगी तो फिर वो मसला आ जाएगा कि जे डॉट और ये सारी चीजें, फॉग और सस्ता मिलेगा। तो फिर जो बाकी जो यहाँ के परफ्यूम वाले हैं वो, या जो भी हैं, तो ये भी होता है जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो नया भी आने नहीं देते, वो अपनी मोनोपोली जो है वो मेंटेन करके रखना चाहते हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि आप समझते जाओगे जैसे, और हर बंदा अपने माइंड से उसको समझ सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो आप सिंपल इसमें कह लें कि गवर्नमेंट या रूल्स एंड रेगुलेशन है वो कैसे हैं। एक कंट्री जो बहुत अच्छी है, सारे रूल्स फॉलो करती है, वहां पे आप इंडस्ट्री लगा रहे हैं, वहां पे एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाह रहे हैं तो कुछ और मुख्तलिफ किस्म का सिनेरियो होगा। यहाँ पे अगर आप करना चाहें तो मुख्तलिफ किस्म का सिनेरियो होगा। यहाँ ऐसे लोग होते हैं जो यहाँ पे कारोबार कर नहीं पाए, बर्बाद हुए थे, वो बाहर जाते हैं, बहुत अच्छा कारोबार कर लेते हैं। ठीक है, तो ये भी एक चीज होती है कि वो बाहर इतने आराम से कर लेते हैं, अपने मुल्क में कर नहीं पाते। जब वापिस अपने मुल्क आते हैं तो फिर भी नहीं कर पाते। ठीक है, तो स्टेक होल्डर, फायदा उठाने वाले कौन कौन होते हैं, तो इन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की बात करें तो जिनका भाई पैसा लगा हुआ है, शेयर होल्डर। सही है, दूसरे कौन, वर्कफोर्स, जो लोग वहां पर काम कर रहे हैं। काम वो किस लिए कर रहे हैं, तनख्वाह मिलती है ना उनको। सही है, तनख्वाह कम मिलेगी या कोई मसला होगा तो वो छोड़ चले जाएंगे। आउटसाइड क्या है, तो आउटसाइड हमने देख लिया, एक्सटर्नल में जो भी आए, कस्टमर है, सप्लायर है, गवर्नमेंट, पब्लिक, ये सारी चीजें। सही है, तो असल चीज, असल इफेक्टिवनेस पता कैसे चलेगी कि ऑर्गेनाइजेशन कामयाब हुई या नाकाम हुई। उसका क्या होगा कि जो स्टेक होल्डर्स हैं ये सारे लोग उससे खुश हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, वो ऑर्गेनाइजेशन सही जा रही है। इनमें से अगर कोई खुश नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन सही तरीके से नहीं चल रही, अपने गोल को अचीव नहीं कर पा रही। सबसे इंपॉर्टेंट गोल क्या है कि उन्होंने सेटिस्फाई करना है, जो उससे फायदा उठाने वाले लोग अगर उससे फायदा नहीं उठा रहे, इसका मतलब है कि कोई फायदा नहीं हुआ। सही है, तो मैनेजर्स किस तरीके से देखते हैं, तो 3 अप्रोच होती है कि वो मैनेजर को कैसे पता चलेगा कि सारा काम सही चल रहा है। एक होती है भाई एक्सटर्नल, दूसरी होती है इंटरनल, और तीसरी होती है टेक्निकल, जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। एक्सटर्नल में क्या है कि वो चीजें देखेगा, बाहर से जो चीजें आ रही हैं उनकी जो, आप कह लो कि जो भी मेयार है, सही है, जो चीजें एक्सपेक्ट की गई थी वो हो रहा है नहीं हो रहा। जैसे इनपुट जो भी आपने डाले हैं वो लो कॉस्ट है। सही है, नहीं, जितने कम में आपको मिल सकते हैं, चाहे वो रॉ मटेरियल हो या इवन जो आपका लेबर हो। सही है, जो ह्यूमन रिसोर्स हो वो भी आपका इनपुट है ना, या पैसा है, वो सबसे कम से कम पे आपने एक अच्छा आउटपुट अचीव कर लिया हो। सही है, तो ये किस में आएगा, आपके एक्सटर्नल में। आप इसमें और भी चीजें ऐड कर सकते हैं, शेयर मार्केट में उसकी प्राइस हाई हो गई, आपको जो भी लगे, ये 3 मैंने लिखे हैं, आप और भी चीजें इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। इंटरनल, अंदर किस तरीके से चल रहा है, अंदर सबसे जो मेन चीज है, अब आ गए कि सारी चीजें डिसीजन और इनोवेशन के ऊपर आ गई। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या चल रहा है,
डिसीजन मेकिंग टाइम को कम से कम करना, यानी कोई भी डिसीजन हो रहा है या डिसीजन के साथ साथ आप इसको ये भी मिला सकते हैं, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट आ रहे हैं उसको आपने जल्द से जल्द खत्म करें। एक बंदा डिसाइड कुछ और कर रहा है, दूसरा बंदा कुछ और डिसाइड कर रहा है, तो जाहिर सी बात है जिसकी ये एबिलिटी है कि वो अपने बात को प्रूव कर सकता है, तो उसी को जो है उसकी बात को ही सही माना जाएगा और जल्द से जल्द डिसाइड करना है आपने। ठीक है, उसके बाद जो है आपका जो प्रोडक्ट में इनोवेशन जल्दी जल्दी लाने, ऐसा इतने भी नहीं लाने कि chaos मच जाए या लोगों को समझ में नहीं आए, लेकिन क्या है कस्टमर क्या चाहता है, चीज चेंज हो। ठीक है, चीज चेंज नहीं होगी तो उसका जो इंटरेस्ट है वो खत्म हो जाता है। तभी आप देखते हैं कभी जो है किसी प्रोडक्ट की पैकिंग चेंज हो रही है, कभी कुछ चेंज हो रहा था, कभी कुछ चेंज हो रहा होता है, तो ये इसीलिए की जा रही होती है ताकि जो है कस्टमर का इंटरेस्ट जो है डेवलप रहे। इसके अलावा जो है वो हमने देख लिया मोटिवेशन, और एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, टाइम टू मार्केट को रिड्यूस भी करे। एक तो ये हो गया कि आपने प्रोडक्ट बना लिया, अब जल्दी से उसको मार्केट में लेके आए, वो बिकेगी तभी तो पैसा आएगा, या फिर कौन सी प्रोडक्ट किस टाइम लॉन्च करनी है इसका भी अंदाजा हो। ठीक है, जैसे आप देखते हैं कि ज्यादातर ये जो कफ सिरप हो गया, जो शानदा हो गया, ये क्या कब आ रहे होते हैं, जब सर्दी आना या मौसम चेंज होना शुरू होता है, तो उस वक्त जो है इनके इश्तेहारात ज्यादा आना शुरू हो जाते हैं। अभी रमजान आएगा तो मशरूबात के इश्तेहारात बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो और वो कौन सी प्रोडक्ट को किस टाइम पे लॉन्च करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सही है, तो ये इस चीज को भी देखा जाए। टेक्निकल जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेक्निकल का मतलब ये है कि जो कंक्रीट एविडेंस बेस आप स्टडी करेंगे वो है ये। सही है, ठीक है, जो प्रोडक्ट क्वालिटी है वही बात है, इसकी कुछ ना कुछ चीजें जो है सेट होंगी टेक्निकल बेसिस पे, या आपका कोई ऐसी नहीं होगा कि ये आपकी कयासराइयों पे मबनी होगी। ठीक है, तो आपने प्रोडक्ट क्वालिटी देखनी है, प्रोडक्ट क्वालिटी का पता कैसे चलेगा, कुछ आपका क्वालिटी एंड कंट्रोल और सारी चीजें होंगी वो देखना है, प्लस कस्टमर से भी पूछना है, डिफेक्ट कम से कम करने हैं, कॉस्ट को कम से कम करना है, और ये सारी चीजें ऑन पेपर होंगी। ठीक है, और उसके बाद कस्टमर सर्विस को बेहतर बनाना है, डिलीवरी टाइम और ये सारी चीजें, तो ये सारी क्या होती है टेक्निकल अप्रोच, या आप कह लो एफिशिएंसी। एफिशिएंसी सिंपल क्या है, आउटपुट अपॉन इनपुट। तो ये आउटपुट ज्यादा है, इनपुट कम से कम लगे। तो हमने देख लिया ये सारी चीजें देखने के बाद हमें एक चीज समझ में आई कि क्या क्या चीजें ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट करती हैं उसकी ग्रोथ में या उसको के डाउनफॉल में। एक तो ऑर्गेनाइजेशन का अपना एनवायरनमेंट है, सही है, जिसके लिए हम देख रहे हैं कि वर्क फोर्स का अगर इन्वायरमेंट मोटिवेट रहेंगे, एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट होगा तो अच्छी बात होगी। टेक्नोलॉजी कौन सी यूज करनी, लोग बहुत अच्छे हैं, टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी रखी हुई है तो फायदा नहीं होगा। इसके बाद प्रोसेस, अच्छा प्रोसेस में दोनों चीजें आ जाती हैं आपकी, टेक्नोलॉजी प्लस लोगों की, लोग कितने स्किलफुल है। सही है, लोग स्किलफुल होंगे तभी वो टेक्नोलॉजी का यूज कर सकेंगे, तो ये दोनों चीजें भी देखनी होती है। तो ये अच्छा, ये एक सिंपल सी चीज है वैसे। एक स्ट्रक्चर होता था ऑर्गेनाइजेशन का कि हिरार्की कैसी होती थी, एक सबसे ऊपर टॉप मैनेजमेंट होता था, उसके नीचे बहुत सारे लोग होते थे। ठीक है, फिर क्या किया कि टेक्नोलॉजी आई, कंप्यूटर्स आ गए, दूसरी चीज आ गई, जो वो होता था कि एक बंदा टाइप कर रहा है, एक लिख रहा है, फिर वो उधर पहुंचा रहा है, उधर पहुंचा रहा है, उन लोगों की जरूरत नहीं रही। ठीक है, तो लोग क्या हो गए, कम से कम हो गए, अथॉरिटी वाले लोग जो है वो कम से कम हुए। उसके बाद फिर फर्दर और जो अब अप्रोच अब इस्तेमाल की गई है, अब क्या किया जा रहा है, अब इसको स्प्रेड किया जा रहा है हॉरिजॉन्टली, वर्टिकल को खत्म करके हॉरिजॉन्टल किया जा रहा है। तकरीबन जो है लोगों को ट्रीट इस तरीके से किया जाता है कि हर बंदा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में शामिल होता है। तो ये इवन लोअर एम्प्लॉय से भी आप जो है इनपुट लेते हो कि आप ऑर्गेनाइजेशन से सेटिस्फाई हो या नहीं हो, या कौन सी ऐसी चीजें होती हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर बना सकती हैं। ठीक है, तो क्या क्या चैलेंजेस या जो चीजें देखने की हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होती है, हम पहले भी इस पे बहुत बहस कर चुके हैं। वो क्या है कि चेंज और चैलेंजेस क्या क्या आ रहे हैं। अगर आपको ये नहीं पता होगा कि रैपिड चेंजेस क्या क्या हो रही है आपके लिए, चैलेंजेस क्या है, उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे तो फिर ऑर्गेनाइजेशन आगे नहीं बढ़ सकती। और ये भी नहीं है कि चेंज आ रहे हैं तो आप बार बार चेंज करते जा रहे हैं, अब वो एक कैओस मच जाएगा, लोग भी बोलेंगे भाई ये हो क्या रहा है। जैसे हम फॉर एग्जाम्पल देख लें, पिछले साल जब ये कोविड की सिचुएशन आई थी तो चेंजेस बहुत ज्यादा आ रही थी, हर तरह से आ रही थी, तो इंटरनल भी आ रही थी, एक्सटर्नल भी आ रही थी, हुकूमत कुछ फैसले कर रही थी, फिर हमारे जो पेरेंट इंस्टीट्यूट है वहां से भी कुछ आ रहा था, फिर हम भी कुछ कर रहे थे, तो उस वजह से क्या हो रहा था, एक क्योस मचा हुआ था। तो इतने ज्यादा चेंजेस करने से भी एक क्योस मच जाता है, क्योंकि चेंज को हर कोई जो है डाइजेस्ट नहीं कर सकता, और अगर आप कर नहीं रहे चेंज, बहुत कम चेंज कर रहे हैं, तो एक जगह पे खड़े रह जाएंगे। यही वजह थी कि हमने अपना प्रोसेस जारी रखा। सही है, वरना स्टूडेंट या जो दूसरे लोग चाह रहे थे कि बस इसी जगह पे रहें, तो उससे होता क्या, क्योंकि तुम लोग 8वें सेमेस्टर में नहीं होते। ठीक है, तो ये भी जरूरी था कि चीजों को चलाना होता है आपने, वरना रुके रहने से कोई फायदा नहीं होता।
अब उसमें वही चीज होती है कि आपको ये चीज आइडेंटिफाई करनी होती है कि ऐसा तो नहीं है कि मैं चेंज करूं तो उल्टा आपके लिए मसला ना बन जाए, सही है, या जो है वो अपॉर्चुनिटी है। तो आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज अपॉर्चुनिटी है और कौन सी चीज ऑर्गेनाइजेशन के लिए खतरनाक हो सकती है, सही है। तो ये हम देख चुके हैं, इसको बहुत अच्छे से हमने डिस्कस किया था, सही है। उसको भी समराइज करके चार जो है आपके लिए चैलेंजेस रख दिए गए हैं, जो सबसे बड़े चैलेंजेस कंसिडर किए जाते हैं आज की दौर में, कि दुनिया ग्लोबलाइजेशन हो रही है, इंडस्ट्री मर्ज हो रही है, डिफरेंट मल्टीनेशनल कंपनीज आ रही हैं, और उसमें फिर क्या हो रहा है कि ग्लोबलाइजेशन हो रही है प्लस कल्चर जो है आप साथ में काम कर रहे हैं, ठीक है। वो नहीं रहा कि एक, मैंने पहली बात बताई, एक शहर का बंदा वो कहीं जाता ही नहीं था, दूसरी जगह काम करूंगा तो यही करूंगा, या अगर वो घर पे ही बैठा हुआ तो डिफरेंट लोग आ रहे हैं। अब तो आपकी ऑनलाइन मीटिंग हो जाती है, सही है, तो एक बंदा जापान से बैठा होगा, एक बंदा जो है पाकिस्तान से होगा, कोई श्रीलंका से हो सकता है, इस तरह से चीजें चल रही होती है। उसके बाद जो है, जो सबसे बड़ा मसला आ रहा है मार्केट का, क्वालिटी अच्छी चाहिए, लोगों को पैसे कम देने पड़े, स्टेक होल्डर्स बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि जो लोग हैं जिनको फायदा होना है वो अब ज्यादा से ज्यादा होते जा रहे हैं। इवन यही बात है कि अब जो है, जो मालिक होता है वो कहने का होता है, उसका पैसा ही इन्वेस्ट नहीं हुआ हो, तो वो कहीं ना कहीं से लेके काम कर रहा होता है, सही है। या इवन आप देख लें, जो बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं, जो अभी एक स्कीम भी हुकूमत ने निकाली है, जो बिल्डर्स इससे सबसे ज्यादा फायदा उठा रहे हैं, वो क्या है कि आप बैंक से पैसे लोगे, ठीक है, लोगों को लोगे, अपनी बिल्डिंग बनाओगे, उसके बाद फिर फाइल पकड़ा के चले जाओगे। यही करते हैं ना जो फ्लैट वगैरह या सारी चीजें बन रही होती, तो होता है कि अपना कुछ भी नहीं लगा हुआ होता उनका, सही है। वो उठाते हैं लोन, बिल्डिंग बनाते हैं, बाकी पैसा जो बचता है वो बोलते हैं भाई आपने लोन देना है, फाइल पकड़ाई और लोन देना है तो आप अभी अदा कर दें, तो इस तरीके से फिर वो चले जाते हैं। तो होता क्या है कि अपना पैसा उनका कुछ भी इन्वेस्ट नहीं हुआ होता, सिर्फ वो प्रॉफिट देख रहे होते, तो इस तरह से भी बिजनेस किया जाता है। और उसके बाद जो सबसे बड़ी चीज है, जो पिछली जनरेशन के लोग थे या पिछले जो जॉब करने वाले लोग थे, वो आप देखते थे एक ही स्किल सेट पे होते थे और फिर वो उन्होंने अपनी मजे से जिंदगी निकाल दी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब रैपिड चेंजेस आ रहे हैं। तो हम भी अपने बड़ों को यही समझाते हैं कि आपके दौर में और हमारे दौर में फर्क यह है, जो हमारे पास टाइम नहीं होता उसका रीजन यही है ना कि रैपिड चेंज आ रहा है, हमें अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना होता है। और पहले क्या होता है, एक जॉब लग गई तो बस मजे से उसमें चले, अभी भी है कि अगर गवर्नमेंट जॉब लग जाए किसी की, लेकिन जो है प्राइवेट में आपको तो ये काम करना ही करना है, सही है। तो इस समय मैनेजर क्या करे, हम इसको भी पहले डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा देख लेंगे। अगर ग्लोबलाइजेशन और सारी चीजें हो रही हैं तो उसको डाइवर्सिटी के साथ मैनेज करना आना चाहिए, नहीं करना आ रहा तो जाहिर सी बात है वो फंस जाएगा, हर किसी को एक ही तरह का वो समझ रहा है। तो इसके बाद वही हमने देख लिया कि चेंज, और इतना भी ना करे कि केओस मच जाए, और कौन सी चीज अपॉर्चुनिटी है, कौन सी चीज थ्रेट है वो देखे वो। उसके बाद जो है क्रिएटिव होना पड़ेगा, तभी जो है आपको क्वालिटी अच्छी मिलेगी और जो है कॉस्ट कम में हो जाएगा। और आपको ब्रॉड पिक्चर देखना और स्टेक होल्डर्स की राय लेनी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जो आप जिसको फायदा पहुंचा रहे हैं उससे इनपुट तो लो, वो क्या कह रहा है, सही है। और स्टेक होल्डर हम देख चुके हैं बहुत सारे होते हैं। तो ये था